घड़ी ने इशारा किया है 9 बजे रात का और वक्त हो चला है जीके की बात का। जीके किसके लिए? दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, जेल वार्डन, फायरमैन, ग्रुप डी, किसी का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपके लिए 7000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज चलाई है और आपकी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं, आप ही ज़्यादा ही क्वेश्चन बनेंगे। और प्राचीन इतिहास में हम 510 क्वेश्चन कराएंगे, मध्यकालीन में 360, पूरी लिस्ट आपके सामने है, जोड़ सकते हैं आप। 7000 प्लस क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये बनेंगे लगभग 7300 क्वेश्चन के आसपास। तो देखिए इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है और इस चौथे पार्ट में आज हम यहाँ पर 230 क्वेश्चन नंबर 230 से आगे क्वेश्चनों को लेंगे। 229 तक के क्वेश्चन आप 3 पार्ट में देख चुके हैं। अगर अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप बिल्कुल देख सकते हैं इस वीडियो के तुरंत बाद में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें सक्सेस विद कपिल, और उसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा आपको। इस वीडियो का पीडीएफ, इस जो क्वेश्चन जो इस वीडियो में चल रहे हैं उन सभी का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है भाई। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। कौटिल्य है जो जिनका एक नाम जो है चाणक्य भी है, एक नाम इनका विष्णुगुप्त भी है, किनका? कौटिल्य का। तो उनका जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, या शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तिका है। तो क्या है कौटिल्य का अर्थशास्त्र? अब जैसे अर्थशास्त्र का आपके मन में एक क्वेश्चन उठा कि अर्थशास्त्र से संबंधित किताबों की, नहीं, ये है भाई शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। उस समय का कैसा शासन था, कैसी राज्य व्यवस्था थी, इस तरह की सारी चीज़ें किस में लिखी गई हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 231। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, राजनीतिक नीतियाँ जो हैं, राजनैतिक जो नीतियाँ होती हैं उन पर अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है उस पर भैया प्रकाश डाला गया है। देखिए एसएससी CHSL 2015 में एक क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जा सकती है? तो यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसी की तुलना किससे की जा सकती है? मैकियावेली के प्रिंस से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 233। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका महल किस चीज़ का बना था भाई? ईंटों का बना था, पत्थर का बना था, लकड़ी का बना था, या मिट्टी का बना था? किस चीज़ का बना था ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 133 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये बना हुआ किस चीज़ का था भाई? लकड़ी का था। क्वेश्चन नंबर 234 की बात करें, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। तो 234 के लिए यहाँ पर भैया कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2017 में। अगर ये यूपी पीसीएस में आ सकते हैं तो आज जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं आप, तो उसे कम मत मानो। वहाँ पर यूपी पीसीएस में जो बच्चे बैठते हैं, कई बच्चे तो वो भी बैठते हैं, तो आपकी तैयारी पीसीएस से ऊपर ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। आप भले ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ का था? कपिलवस्तु का था, पाटलिपुत्र का था, श्रावस्ती का था, या वाराणसी का था? कहाँ का था? तो क्वेश्चन नंबर 235 के लिए भी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कहाँ का भैया? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 236। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? जो दक्कन पर विजय प्राप्त की थी किसने की थी? वो की थी भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एसएससी CML 2016 में क्वेश्चन आया, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा
गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? देखिए, अपने अपने क्वेश्चनों के आंसर, जो क्वेश्चन आप जानते हैं उनके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट साथ के साथ करते रहिए, क्योंकि तभी तो पता लगेगा आप में कितना ज्ञान भरा पड़ा है, कितना कूट कूट कर ज्ञान आपके अंदर भरा पड़ा है, तभी पता लगेगा। और इसका बनेगा भैया कौन सा? डी ऑप्शन सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 238। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन सा है? वो अभिलेख कौन सा है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर था? वो अभिलेख का नाम हो जाएगा यहाँ पर रुद्र दामन का अभिलेख, जो जूनागढ़ शिलालेख पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 239। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, किससे प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो ये होता है भैया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से ही ये प्रमाणित होता है। हरियाणा पुलिस 2015 में क्वेश्चन आया, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? किस भारतीय राजा ने हराया था? तो ये क्वेश्चन नंबर 240 का यहाँ पर डी ऑप्शन हो चुका है। कौन सा? डी ऑप्शन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 241 की अगर बात करें, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? किसने की थी यहाँ पर राजधर्म की स्थापना? तो ये की थी भाई अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने की थी। 242वें क्वेश्चन के साथ आते हैं, निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? कौन सा जो है क्षेत्र अशोक के राज्य में शामिल नहीं था, साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो ये भैया श्रीलंका जो है वो शामिल नहीं था, किसमें? अशोक के साम्राज्य में। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किस चीज़ से मिलता है? अशोक ने बौद्ध धर्म तो अपना लिया, लेकिन इन्होंने फिर भी क्या नहीं छोड़ी भाई? हिंदू धर्म में जो इनकी आस्था थी उसे नहीं छोड़ा। तो इस बात का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, देवनाम प्रिय की उपाधि से। देवनाम प्रिय की उपाधि से इस बात का प्रमाण मिलता है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के समय में बौद्ध सभा जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 244 की अगर बात करें तो 244 का यहाँ पर बी ऑप्शन पाटलिपुत्र बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा भैया? बी ऑप्शन सही हो जाता है। रज्जुक थे, रज्जुक कौन थे ये बताना है। रज्जुक किसे कहा जाता था? एक तरह से रज्जुक किसे कहा जाता था? तो 245 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, मौर्य शासन में अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। 246वां क्वेश्चन है, सातवाह किसे कहते थे? सातवाह कौन कहलाते थे ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, कमेंट भी करते रहिए जिससे पता लगे कि आपने क्या सही जवाब दिया है। बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्यापारियों के काफिले को क्या कहा जाता था? सर्ववाह कहा जाता था व्यापारियों के काफिले को। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो सभी जानते हैं भैया, अशोक ने कराया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 248 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम स्तूप मानते हैं? सर्वप्रथम स्तूप जो है किसे माना जाता है? तो ये सांची के स्तूप को सबसे पहला स्तूप माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 249वां क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये 249 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। सभी जानते हैं अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? पटवारी 2015 में क्वेश्चन आया कि अशोक के शिलालेखों में जो भाषा प्रयोग की गई है वो कौन सी भाषा है? तो उसका प्राकृत भाषा है। देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म की भाषा भी जो है वो प्राकृत ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 251वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में? खरोष्टी में कौन सा अभिलेख है ये बताना है। तो ये है भाई
शाहबाजगढ़ी का अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में है। कौन सी में? शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 252, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो 252, क्वेश्चन नंबर अगर 252 की बात करें तो ये प्राकृत भाषा में थे, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 253 की बात करें तो ए ऑप्शन सही है, पत्थर की पट्टियों पर इसका उत्कीर्ण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 254 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, और आप सभी जानते हैं। अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और देखें कि क्या आपका आंसर सही है। हाँ बिल्कुल सही है भाई, सी ऑप्शन जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सी ऑप्शन जिन बच्चों ने कमेंट किया है उन्होंने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। 255, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इनके लिए भी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, A.H. दानी ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 256, वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला वो कौन सा है? वो कौन सा है? तो ये है भैया बी ऑप्शन आपका सही, अनुराधापुर जो है वो स्थान है जहाँ ब्राह्मी लिपि का पता चला। MP पुलिस 2016 क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 257वां क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है और ये खरोष्टी लिपि है। कौन सी लिपि है? खरोष्टी। और जो हमारी लिपि है देवनागरी लिपि वो किधर से किधर लिखी जाती है? वो किधर से किधर लिखी जाती है? आप सभी जानते हैं, वो भी दाएं से बाएं ही लिखी जाती है। जबकि जो फारसी है मतलब उर्दू वाली लिपि वो कहाँ से लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चल रही है, क्वेश्चन नंबर 258, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? KVS 2018 का ये क्वेश्चन है, तो 258 का यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से इसे यहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आया 259वां, निम्नलिखित में किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? व्यक्तिगत मतलब पर्सनल नाम का उल्लेख मिलता है और वो है मास्किका अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 260 की बात करें तो निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? किस में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो 260 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन, अभी जो क्वेश्चन था लगभग उसके जैसा ही क्वेश्चन है ये, और मास्किका लघु शिलालेख में इसका नाम उत्कीर्णित है। 261वां क्वेश्चन है, अशोक का रूमंदेई स्तंभ संबंधित किससे है? रूमंदेई स्तंभ लेख जो है वो किससे संबंधित है? तो यह है बुद्ध के जन्म से संबंधित। किससे संबंधित है मेरे चांद? बुद्ध के जन्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 262, गुर्जरा लघु शिलालेख, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नमो उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? 262वें क्वेश्चन का आंसर की अगर बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। क्वेश्चन नंबर 263, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, मगध का सम्राट किसने बताया है ये आपको बताना है। 263वां क्वेश्चन आपके सामने है और ये है डी ऑप्शन सही। भाब्रू स्तंभ जो है इसमें बताया है अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट। क्लासी प्रसिद्ध है किसके लिए? क्लासी किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। क्लासी किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। क्लासी नहीं प्लासी होना चाहिए। क्लासी किसके लिए प्रसिद्ध है? SSC MTS 2016 का क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख के कारण ये प्रसिद्ध है। 265वां है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी?
कहाँ मिली थी? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति, एक कॉपी कहाँ पर मिली थी? ये मिली थी, अच्छा, कलासी ही जगह का नाम है, पलासी नहीं, ये कलासी ही जगह का नाम है, कलासी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 266। 266वें क्वेश्चन की बात करें तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? किस शिलालेख में मिलता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने चल रहा है 266। और 266 की बात करें तो यहाँ पर अशोक के 13वें शिलालेख में इस बात का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का अभिलेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? किसका उल्लेख नहीं किया है? जो दक्षिणतम राज्य हैं उनमें से किसका उल्लेख नहीं है अशोक के अभिलेखों में, ये आपको बताना है। और इसका जो है डी ऑप्शन 7 वाहन शासकों का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है कहीं पर भी। टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये बताना है 268वें क्वेश्चन के लिए। बी ऑप्शन सही है। यूपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन, मिस्र के ये शासक थे। अशोक का समकालीन तुर्मिय कहाँ का राजा था? तुर्मिय जो है, जो अशोक के समकालीन था, वो कहाँ का राजा था? ये भी कहाँ का? मिस्र का ही भैया राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 270। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? किसके साथ थे? तो 270 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 270 के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 271वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो 71 के लिए सी ऑप्शन सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो है वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, 272वां है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। कहाँ पर है? तो ये अभी देखिए एक तरह से जो है 272वें ही क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके दे दिया गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, उसमें पूछ लिया था कितने भागों में विभक्त है, और यहाँ पर पुस्तक का नाम पूछ लिया। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है कौन सा है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलेगा भैया किसमें? इंडिका में। किसमें मिलेगा? इंडिका में। आरपीएफ 2014 का एक क्वेश्चन आपके सामने था। 275वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? एमपी बीएड 2016 का एक क्वेश्चन 275वां, और यहाँ पर बी ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन भैया सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 276वां। 276 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो अभी 2-3 क्वेश्चन में जिक्र आया कि मेगास्थनीज की पुस्तक जो कौन सी है भैया? इंडिका है। इंडिका बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। विष्णुगुप्त की, कौटिल्य की, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज की इंडिका को आप रट लें। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आए और आप किसी भी हालत में गलत ना कर पाएँ। भाग एवं बलि क्या थे? ये बताना है। भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे, मतलब एक तरह से टैक्स थे। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आया था भैया। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो इसके लिए सी ऑप्शन सही है, सीता अध्यक्ष, क्योंकि वहाँ पर जो जुताई वाली भूमि थी उसे सीता भूमि कहा जाता था, और जो वहाँ से टैक्स वसूल करता था वो सीता अध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित कौन सा था? तो इसका ए ऑप्शन सही है, समाहर्ता जो है वो इकट्ठा करता था राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन मौर्य युगनी अधिकारी तोल माप का प्रभारी था? मौर्य काल में तोल माप का प्रभारी क्या कहलाता था? तो ए ऑप्शन सही है,
पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष जो है वो किसका, तोल माप का अधिकारी था, तोल माप का अधिकारी था पोतवाध्यक्ष। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो शिक्षा का था वो कौन सा था भाई, वो था सी, तक्षशिला। कौन सा था भैया, तक्षशिला था। नेक्स्ट है 282वां, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था, किसने किया था, तो 282 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। कौन सा, डी ऑप्शन सही है, मौर्यों ने। 283वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यय पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, मतलब विवाह के बाद जो है विच्छेद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 283 का आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है आपके सामने 284, निम्नलिखित में किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, पुनर्विवाह को गलत बताया गया है, वर्जित बताया गया है, किसमें, मनुस्मृति में गलत बताया गया है, वर्जित बताया गया है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे भाई, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतिम मौर्य सम्राट वह वृहद्रथ थे, कौन थे, वृहद्रथ थे। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, कौन सा जो है तीनों के समसामयिक नहीं था, मतलब उनके समकालीन नहीं था एक तरह से, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, मिलिंद, मिलिंद जो इनके समकालीन नहीं था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया, वह था कौन, जिसने झील का निर्माण कराया था वह कौन था, देखिए वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने झील का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 288, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है ये बताना है। एसएससी सीजीएल 2016 का ये क्वेश्चन, और यहाँ पर इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन सही। कौन सा भैया, बी ऑप्शन सही आंसर बनेगा, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ से चलेंगे मौर्योत्तर काल के क्वेश्चन। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था, एसएससी एमटीएस 2016 का ये क्वेश्चन, और इसका जवाब बना भाई कुषाणों ने, किसने, कुषाणों ने। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 290, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, तो किसने नियमित रूप से, नियमित का मतलब होता है भैया लगातार, लगातार सिक्के चलाने वाले, नियमित रूप से सिक्के चलाने वाले कौन थे, कुषाण थे। कौन थे भैया, कुषाण थे। 291वां क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, एमपी पुलिस 2016 में क्वेश्चन आया, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मतलब चित्रित किसके सिक्कों पर किया गया है, तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध को चित्रित किया गया है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी CHSL 2017 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, यहाँ पर शासन ना होकर शासक होना चाहिए, शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया गया है, तो यहाँ पर 292 का यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर आया 293, योधीय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है, किस देवता का अंकन मिलता है, योधीय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है, एसएससी CGL 2017 का क्वेश्चन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा, डी ऑप्शन इसका सही है, कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 294, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, किस सन में हुआ था राज्याभिषेक, यो बताना है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है 78 AD, AD का मतलब होता है ईस्वी, BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, तो AD में हुआ था, BC में नहीं हुआ था, AD में हुआ था। शक संवत का आरंभ कब हुआ था, शक संवत का आरंभ जो हुआ था वो हुआ था 78 ईस्वी में, कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 296वां क्वेश्चन आपके सामने, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है, कितने वर्ष का अंतर है, विक्रम और शक संवतों में कितने वर्ष का अंतर है, क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर कमेंट करते रहिए। 135 वर्षों का यहाँ पर अंतर है दोनों में। देखिए एयरफोर्स 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है।
297वां क्वेश्चन है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो 297 के लिए बी ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 57 ईसा पूर्व ये जो है शुरू हुआ था। अश्वघोष किसके समकालीन था, मतलब अश्वघोष किसके समकालीन था, किसके समय में था अश्वघोष, तो 298 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनिष्क। किसके समय में भैया, कनिष्क के समय में था। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 299, निम्नलिखित में कौन एक कनिष्क के दरबार से समृद्ध नहीं था। कनिष्क के दरबार से कौन समृद्ध नहीं था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा, डी ऑप्शन सही है। 300वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। कौन जो है कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, ये बताना है भाई, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, विशाखादत्त। कौन सा भैया, विशाखादत्त। क्वेश्चन नंबर 301, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। शुंग वंश के बाद जो किस वंश का नंबर आता है, एक तरह से क्वेश्चन आपके लिए ये है उत्तराखंड बीएड 2016 का ये क्वेश्चन, और इसका बनेगा सी ऑप्शन, कण्व वंश का यहाँ पर शासन रहा। नेक्स्ट की बात करते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था। किसका था सबसे प्रभावशाली राज्य, तो आपने भी सुना होगा सातवाहन शासकों का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा मौर्यों के बाद दक्षिण में। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, मतलब सिमुक ने किस वंश की स्थापना की थी। सिमुक ने किस वंश की स्थापना की थी, तो सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, सिमुक ने की थी। 304 है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो KVS 2018 में क्वेश्चन आया, और यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही बना, पांचाऊ। पांचाऊ इसका सही उत्तर बना। 305 निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। भारत से भी बाहर किस वंश ने अपने राज्य की सीमाओं को फैला दिया था, क्वेश्चन है ये, और ये है कुषाण वंश। कौन सा भैया, कुषाण वंश। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 306, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। किसके समय में फूली, गंधार शैली किसके समय में फली फूली। राजस्थान PCS 2017 का ये क्वेश्चन, तो इसका ए ऑप्शन सही बनेगा। कौन सा, ए ऑप्शन, कुषाणों के समय में। नेक्स्ट है 307, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए। अफगानिस्तान का जो बामियान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, वह है बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। किसके लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी मतलब ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। झारखंड SSC 2017 का ये क्वेश्चन, उसे कहा जाता है यहाँ पर 308 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या कहा जाता है, गंधार शैली। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 309, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है। सही काल अनुक्रम मतलब किसके बाद कौन आया, क्रम बताना है आपको, तो ए ऑप्शन सही है। सबसे पहले यूनानी, फिर शक, और फिर उसके बाद आए कुषाण। 310 है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो 310वां क्वेश्चन का यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा भैया, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद आया 311, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था, तो सबसे पुराना राजवंश 311 के लिए बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन में सातवाहन सबसे पुराना राजवंश था भैया। नेक्स्ट है 312, आंध्र सातवाहन राजाओं को सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। किस पुराण में सबसे लंबी सूची मिलती है, 312 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मत्स्य पुराण में। किस में मिलती है, मत्स्य पुराण में। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, मतलब सातवाहनों की राजधानी कौन सी थी, तो ये थी भैया अमरावती। अमरावती क्या थी, सातवाहन राजाओं की राजधानी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, राजा खारवेल का नाम किस से जुड़ा है ये बताना है। राजा खारवेल का नाम किस से जुड़ा है, तो हाथी गुम्फा लेक के साथ राजा खारवेल का यहाँ पर नाम जुड़ा है। तो देखिए आज हम आपको लेकर आए हैं कितने से 230 क्वेश्चन से, 230 से 314 तक हमने क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये पार्ट नंबर 4 था। अगर अभी तक आपने पार्ट नहीं देखे हैं पहले 3, तो उनको भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें।
टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका PDF बिल्कुल मिल जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।